हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिप्टेक क्लासेस। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किए थे जो जेकेएसएसबी ने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए थे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो हमने खुद आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। तो कोई भी अगर मॉक टेस्ट देना चाहता है या हमारी ई बुक को परचेज़ करना चाहता है तो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है एंड जिप्टेक क्लासेस के नाम से आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी फ्री के दे सकते हो और हमारी ई बुक को भी परचेज़ कर सकते हो जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है फीमेल सुपरवाइज़र्स के लिए। और जिनको एप्लीकेशन का लिंक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है आपके पास यहाँ पे, विच फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा फॉसिल फ्यूल्स है जो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा फॉसिल फ्यूल है। देखिए, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है वो उतना कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, जिसमें जितना कम कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड करेगा। अब देखिए, कोल में भी कार्बन कंटेंट जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, लिग्नाइट में भी बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया था कि कोल के जो हैं वो 4 टाइप्स हैं, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट और बिटुमिनस, जिसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला आपके पास जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके पास यहाँ पे सबसे कम जो है एमिशन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, एंथ्रासाइट। ठीक है, और पीट में जो कार्बन कंटेंट होता है वो 50 से 60% होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर जो है रहने वाला है एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर। अब देखिए, जो न्यूक्लियर पावर होती है, आपको पता है न्यूक्लियर पावर जो होते हैं ये आपके पास जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के फ्यूजन या फिर उनके फिशन से ही पावर जनरेट होती है। और ये आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, वहाँ से आपके पास न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है। अब इसका डिसएडवांटेज बताना है कि न्यूक्लियर पावर का डिसएडवांटेज क्या है। ऑप्शन ए, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। बी, आपके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है। या फिर आपके पास रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल है। या अनरिलायबल एनर्जी आउटपुट है। तो आपने बताना है कि मेन डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, ये भी है, ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है, ये भी आपके पास एक डिसएडवांटेज है। आपके पास अनरिलायबल एनर्जी आउटपुट है। तो इसका एनर्जी आउटपुट ठीक है, बट आपने डिसएडवांटेज बताना है। तो इसका जो डिसएडवांटेज रहने वाला है वो है आपके पास रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। जैसे आपके पास यूरेनियम है, थोरियम है, या आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो जब हम इनसे न्यूक्लियर पावर को जनरेट करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट जो है वो वहाँ पे क्रिएट होता है। तो इसका मेन डिसएडवांटेज यही है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी। ठीक है, आपने इनमें से बताना है, इन ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो बायोमास नहीं है। ठीक है, अब वुड एक सोर्स है आपके पास बायोमास एनर्जी का। ठीक है, मिथेन भी है आपके पास। ठीक है, इथेनॉल भी है। अब देखिए, यूरेनियम अभी हमने पढ़ा कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है जो आपके पास बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ विंड पावर। ठीक है, तो विंड पावर का हमने प्राइमरी एडवांटेज बताना है। तो प्राइमरी एडवांटेज इसका क्या है, लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है विंड पावर का। ठीक है, विंड पावर आपको पता है, हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ा है कि विंड पावर क्या होते हैं, जो विंड्स की जो विंड्स की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी को हम विंड पावर कहते हैं। बी ऑप्शन है अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, और सी ऑप्शन है कंसिस्टेंट एनर्जी आउटपुट है, या लो इनिशियल कास्ट है। आपने प्राइमरी एडवांटेज बताना है। तो प्राइमरी एडवांटेज इसका यही है कि विंड पावर से हमारे पास यहाँ पे लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता विंड पावर से, क्योंकि विंड्स चलती हैं, विंड से टरबाइंस मूव करती हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमें कोल से या जियोथर्मल से या किसी न्यूक्लियर यूरेनियम थोरियम सब्सटेंसेस से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी होती, सिर्फ विंड्स से। ठीक है, तो सोर्स क्या है विंड पावर का, विंड्स हैं। तो विंड्स के चलने से इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। आपने इनमें से बताना है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है। तो विंड है, बायोमास, ऑयल या जियोथर्मल एनर्जी। तो हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हुई थी।
ठीक है। तो विंड आपके पास चलती रहती हैं, ये रिन्यूएबल सोर्स हैं, ठीक है। तो बायोमास आपके पास जो है ये भी एक रिन्यूएबल है, ठीक है। जितना भी आपके पास फूड वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे आप बायोमास एनर्जी जनरेट कर सकते हो, तो ये भी आपके पास एक रिन्यूएबल सोर्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑयल है और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी होती है जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, अर्थ के अंदर की जो हीट्स की वजह से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और ये भी आपके पास नॉन रिन्यूएबल में ये आपके पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें से नॉन रिन्यूएबल आपके पास क्या जाता है, ऑयल, ठीक है। तो ऑयल आपके पास एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, अगर इसको हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे तो एट द एंड ये आपके पास जो है ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ टाइडल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए टाइड्स जो हैं, टाइड्स की वजह से जो आपके पास एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। टाइड्स जो होती है वो किस वजह से क्रिएट होती है, जो मून का ग्रेविटेशनल पुल आपके पास ओशंस पे लगता है, तो ओशंस जो होती है वहाँ पे टाइड्स जनरेट होती हैं, ठीक है। इस तरह से टाइड्स जनरेट होती हैं। अब देखिए उस वजह से जो आपके पास एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, हमने उसका प्राइमरी ड्रॉबैक बताना है। तो उसका ड्रॉबैक आपके पास क्या है, लिमिटेड लोकेशंस हैं इंस्टॉलेशन के लिए टाइडल एनर्जी के लिए, ठीक है। या हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, इंटरमिटेंट एनर्जी प्रोडक्शन है, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है। हमने ड्रॉबैक बताना है इसका। अब देखिए इसका ड्रॉबैक आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, लिमिटेड लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन, यानी कि हमारे पास लोकेशन जो है बहुत कम है, क्योंकि देखिए ओशंस चाहिए हमें, वहाँ पे आपके पास टाइडल एनर्जी की जनरेट करने के लिए, तो लोकेशन बहुत कम है जहाँ पे आपके पास टाइड्स चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, तो हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास जो एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे आपने एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी आप पढ़ते हो, तो डेंसिटी आपके पास क्या होता है, यानी कि जो आपके पास एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर हो रही है। अब देखिए पहले यहाँ पे आपका सोलर पावर है, विंड पावर है, बायोमास है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। अब इन चार ऑप्शन में आपने बताना है कि हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी जो है वो कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किससे जनरेट होती है, सोलर पावर से, ठीक है, या विंड पावर से, बायोमास से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी का मतलब यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ रिलाइंग ऑन फॉसल फ्यूल्स फॉर एनर्जी। अब देखिए फॉसल फ्यूल्स पे अगर हम रिले करें, ठीक है, कि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, किसी टाइप की भी एनर्जी अगर हम लेना चाहते हैं, तो हम टोटली अगर फॉसल फ्यूल पे डिपेंड करें तो उसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी हमने बताना है, प्राइमरी डिसएडवांटेज, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ठीक है, फॉसल फ्यूल्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो ये भी एक राइट आंसर रहने वाला है, लेकिन हमने प्राइमरी बताना है। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन है। देखिए ये सभी रिलेट करते हैं फॉसल फ्यूल्स के साथ, ये डिसएडवांटेजेस के रिलेटेड, लेकिन आपने बताना है कि प्राइमरी क्या है। तो प्राइमरी अगर हम देखें तो वो है आपके पास ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है। तो अगर हम फॉसल फ्यूल पे डिपेंड करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस काफ़ी होंगे। जैसे आपके पास ग्रीन हाउस गैस में कौन से आपके पास आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, मीथेन आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसेज जो होती है फॉसल फ्यूल्स के कंज्यूम होने पे अमिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन, ठीक है। तो वेदर कंडीशन पे कौन सा ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो डिपेंड करता है, तो जियोथर्मल है, बायोमास है, विंड पावर है, टाइडल पावर है। तो आपने बताना है वेदर कंडीशंस पे, ठीक है। आपके पास वेदर चेंज अगर जब होगा तो आपके पास किस में चेंजिंग आ जाएंगी, विंड्स में, ठीक है। तो विंड पावर जो है वो डिपेंड है किस पे, वेदर कंडीशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मेन एडवांटेज क्या है जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज़ करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो फ्यूजन में आपके पास क्या होता है कि दो न्यूक्लियस होते हैं, जब दो न्यूक्लियस को फ्यूज़ किया जाता है वहाँ से आपके पास जो एनर्जी जनरेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन।
अब अबंडेंट फ्यूल सप्लाई है, इसका मेन एडवांटेज या मिनिमम रेडियो एक्टिव वेस्ट है या लो रिस्क एक्सीडेंट है। तो जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो रेडियो एक्टिव वेस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, इन्होंने मिनिमल बोला है, मीन ये तो मैक्सिमम होता है। अबंडेंट फ्यूल सप्लाई है, लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स है, या फिर आपके पास हाई एनर्जी आउटपुट है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या है, हाई एनर्जी आउटपुट है। तो देखिए इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपके पास क्या है, अबंडेंट फ्यूल सप्लाई। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो यही इसका मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो आपने बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन आपके पास चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राज़ील है या कनाडा है। तो आपके पास जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो आपके पास है चाइना। ठीक है, तो चाइना जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, और सोलर पावर का भी है। ठीक है, चाइना जो है सोलर पावर का भी है और विंड पावर का भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोमास एज एन एनर्जी सोर्स। अगर हम बायोमास को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करें, ठीक है, इसका प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है, हाई इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है बायोमास से नहीं निकलती हैं। उसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक। ठीक है, फीड स्टॉक जो आपके पास होता है, जो एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जो तैयार किया जाता है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, या डिपेंडेंस ऑन वेदर कंडीशन। तो ठीक है, बायोमास का वेदर से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यह कंपटीशन विद फूड प्रोडक्शन है। तो देखिए बायोमास आपका जनरेट ही होता है जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है होम्स में फूड के रिलेटेड। तो देखिए आपके पास अगर एनर्जी अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने जनरेट करनी है बायोमास से, तो आपके पास आंसर इसका रहने वाला है कि आपके पास कंपटीशन हो जाएगा फूड प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास जो है बायोमास से ज़्यादा एनर्जी आप ले सकोगे। तो इसका प्राइमरी डिसएडवांटेज यही है, ठीक है, कि कंपटीशन विद फूड प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज़ द हाइस्ट कैपेसिटी फैक्टर। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे है हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में है, सोलर पावर में है, विंड पावर में, या बायोमास में है, या टाइडल पावर में। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो आपके पास किस में आ जाएगी, विंड पावर। ठीक है, तो विंड पावर में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है आपके पास एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को जनरेट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फॉसल फ्यूल इज़ प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ एनिशेंट मैराइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो आपके पास मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैराइन आपको पता है जो आपके पास ओशंस या सीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो आपके पास फॉसल फ्यूल बनता है, ठीक है, वो कौन सा फॉसल फ्यूल बनता है, कोल बनता है, ऑयल, नेचुरल गैस, या पीट। तो देखिए जो प्राइमरली कंपोज्ड फॉसल फ्यूल है वो आपके पास कौन सा है, ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच फॉसल फ्यूल अमिट्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा फॉसल फ्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट ऑफ एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है फॉसल फ्यूल्स। आपके पास कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है और पीट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपके पास कोल। ठीक है, तो पर यूनिट एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं कोल से, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद ऑयल है, नेचुरल गैस सबसे कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज़ द लोएस्ट कैपेसिटी फैक्टर। अब देखिए पहले हमने देखा था कि हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी फैक्टर जो था वो है विंड पावर का था। अब इसमें हमने देखना कि सबसे कम कैपेसिटी किस में होती है एनर्जी जनरेट करने की, सोलर पावर, विंड पावर, बायोमास या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका आंसर रहने वाला है सोलर पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एज एन एनर्जी सोर्स। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को एज एन एनर्जी सोर्स लें तो इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या रहेगा। ठीक है, हमने एडवांटेज बताना है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का। तो ऑप्शन है आपके पास, हाई एनर्जी डेंसिटी, अबंडेंट फ्यूल सप्लाई होगा, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा, या सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होगा। तो देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आपके पास क्या होगा कि इन्वायरमेंट पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का बहुत
कम प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो है सी, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए सबसे ज़्यादा कोल जो है वो कौन कंट्री यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो आपके पास है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया या रशिया। तो सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ यहाँ पे किया जाता है चाइना के द्वारा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोल, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और कोल वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पर्पजेज़। अब देखिए ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम करती है ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज़ के लिए। तो वो आपके पास है यहाँ पे चाइना है या यूनाइटेड स्टेट्स है या इंडिया है या जापान है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज़ द हाइस्ट वेरिएबिलिटी इन आउटपुट ड्यू टू सीजनल चेंजेस। अब देखिए सीज़न के चेंज होने की वजह से जो आउटपुट में चेंजेस आती हैं एनर्जी की, ठीक है, सोलर चाहे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो या कोई दूसरी तरह की एनर्जी हो, सीजनल चेंजेस अगर आएंगी तो आपके पास आउटपुट में भी चेंजेस आएंगी। तो सोलर पावर है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बताया है कि हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है। देखिए सीजनल चेंजेस अगर आपके पास आएंगे तो सोलर पावर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, विंड पावर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, बायोमास पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है सीजनल चेंजेस की वजह से। लेकिन आपने बताना है कि हाईएस्ट वेरिएबिलिटी किस में आएगी, तो आ जाएगी आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देखिए आपके पास जो विंटर सीजन जब आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास पानी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जो रिवर स्ट्रीम्स में जो आपके पास पानी आ जाता है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसके कम होने की वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम जनरेट होती है, जिससे हम शॉर्टेज फील करते हैं, ठीक है। आज जैसे आज हम विंटर सीजन में हैं तो हम काफ़ी कट ऑफ फेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो समर सीज़न में क्या होता है कि आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं और वहाँ से जो पानी आता है रिवर स्ट्रीम्स में वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। उस वक्त आपके पास अबंडेंट सप्लाई होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में उस वक्त क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आप जनरेट कर सकते हो। तो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी अगर हम देखें तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में आ जाएगा, ठीक है। कर पा रहा था, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और जॉब में भी उतना टाइम नहीं मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम आती है जाती है, तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपके लिए मैं वीडियोज़ जो हैं वो डेली अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है गाइज़। तो थैंक यू फॉर दिस एंड हैव अ नाइस डे अहेड।